डिस्को का माहौल गर्म था। म्यूजिक की तेज धुन में लोग मस्ती के रंग में रंगे हुए थे। लेकिन एक लड़की थी जो बाकी सबसे बिल्कुल अलग दिख रही थी। उसका नाम था संजना और वो किसी अप्सरा जैसी लग रही थी। ब्लैक कलर की वन पीस ड्रेस में वो डांस फ्लोर पर जैसे आग लगा रही थी। उसके हर एक मूव में कुछ खास था, जैसे वो नाचते हुए पूरे डिस्को में अपनी मौजूदगी महसूस करा रही हो। हर किसी की निगाहें उसकी ओर आकर्षित हो रही थी और सबके दिल उसी पल धड़कने लगे थे। अवनी, लवली और मिताली, संजना की तीन सबसे करीबी सहेलियां, कुछ दूर खड़ी थीं, लेकिन उनका ध्यान भी अपनी दोस्त पर था। अवनी, ये देख, संजना कितनी शानदार लग रही है, लवली ने कॉन्फिडेंटली कहा। सच में, इस लड़की की तो कोई तुलना नहीं। हर पार्टी में वो सबसे अलग दिखती है, मिताली ने कहा। काश मैं भी इस जैसी होती यार। डांस फ्लोर पर संजना अपने कदमों से जैसे तबाही मचा रही थी। गाने के बोल थे, मतलबी हो जरा, मतलबी दुनिया की, सुनता है क्यों, खुद भी सुन ले कभी। और हर शब्द जैसे उसे और भी ज्यादा बेफिक्र और खुश कर रहा था। उसका चेहरा एक गहरे आलम में खो गया था, जैसे वो किसी दूसरे ही दुनिया में थी। लेकिन इस मस्ती के बीच एक लड़का था जो संजना को देख रहा था। उसकी आंखों में कुछ और ही चुप था। वह लड़का धीरे धीरे उस दिशा में बढ़ा जहां संजना डांस कर रही थी। हाथ में एक कोल्ड ड्रिंक थी और उस ड्रिंक में कुछ था, कुछ ऐसा जो किसी को भी बेहोश कर सकता था। वो लड़का पास आकर बोला, हे, तुम तो काफी थक चुकी हो, ये कोल्ड ड्रिंक पियो, एनर्जी मिलेगी। संजना ने बिना सोचे समझे वो ड्रिंक ले लिया। वो कभी नहीं जान पाई कि इस ड्रिंक के साथ उसने क्या किया था। एक पल में उसे हल्का सा चक्कर महसूस होने लगा और फिर सब कुछ धुंधला सा हो गया। उसकी आंखों में नशे की झलक थी और उसके कदम लड़खड़ाने लगे। तभी अचानक डिस्को में पुलिस रेड करती है। पुलिस के आते ही माहौल में हलचल मच गई। मैनेजर घबराया हुआ था। पुलिस की टीम को देखकर वह एक भी शब्द नहीं बोल पाया। यहाँ ड्रग्स का खेल हो रहा है, पुलिस ने कहा। मैनेजर पुलिस को समझाता रहा, लेकिन पुलिस एक सुनने को तैयार नहीं थी। तभी पुलिस वालों की नजर उस पर पड़ी, जो अब तक पूरी तरह से नशे में हो चुकी थी। क्या मैडम, इतना लड़खड़ा क्यों रही हो? एक पुलिस वाले ने कहा। संजना ने घूरते हुए अपनी आंखें तंग कर दीं और बोली, हु द हेल आर यू? पुलिस वाले कहीं के। तुम पुलिस वाले एक नंबर के बदमाश हो, खुद को क्या समझते हो? आई हेट यू। उसकी बातों ने पुलिस वालों को और भी गुस्से में भर दिया। एक तरफ तो नशा करके हमारे सामने खड़ी हो और फिर हमें गालियां दे रही हो। देखो तो जरा, माँ बाप के संस्कार कैसे सिर चढ़कर बोल रहे हैं। एक पुलिस वाला बोला, आजकल के बच्चे नशा करते हैं और फिर उल्टी सीधी बातें करते हैं। तभी पुलिस ने आदेश दिया, इन सबको पुलिस स्टेशन ले चलो। सब अफरातफरी में भागने लगे। लेकिन संजना के दोस्त उसकी मदद करने से पहले अचानक एक लंबा चौड़ा लड़का आया। उसने चेहरे पर रुमाल बांध रखा था ताकि उसकी पहचान गुप्त रहे। वह लड़का संजना की ओर बढ़ा और उसके हाथ को पकड़ लिया। एक पल में दोनों की टक्कर हो गई और लड़के ने संजना को अपनी बाहों में पकड़ लिया। उस लड़के के हाथों में एक खास ताकत थी, जैसे वो कोई सुपरहीरो हो। संजना का दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। उसकी मासूम आंखों में कुछ था जो उस लड़के को एक पल के लिए खो जाने को मजबूर कर रहा था। और फिर जैसे ही लड़के ने उसे अपनी ओर खींचा, संजना ने देखा, उसकी आंखों में कुछ खास था। संजना लड़के के चेहरे से नकाब हटाने ही वाला थी, लेकिन तभी अचानक उसने उसे एक झटके से दूर किया और उसका हाथ मजबूती से पकड़ लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में
खो गए थे, जैसे समय रुक गया हो। वो लड़का जल्दी से संजना को डिस्को से बाहर ले गया। सब कुछ तेजी से घट रहा था। संजना सिर्फ उस लड़के को देख रही थी और वह लड़का भी उसकी आंखों में खोकर बिना रुके उसे कार तक ले आया। जल्दी करो, कहीं पुलिस हमें पकड़ न ले, लड़के ने कहा और कार में संजना को बिठाया। संजना ने अपनी आंखों से उसे देखा और जैसे ही उसने उस लड़के को अपनी आंखों से पकड़ लिया, उसकी दिल की धड़कन एक बार फिर बढ़ गई। वो लड़का कार स्टार्ट करता है और गाड़ी धीरे धीरे वहां से निकल जाती है। संजना के दिल में उसके लिए कुछ खास था और वह लड़का अब उसकी जिंदगी में किसी अनमोल जादू की तरह था। कहाँ जा रहे थे दोनों? यह सवाल तो बाद में आया, लेकिन उस लम्हे में सिर्फ उन दोनों के बीच का खास कनेक्शन। संजना की आंखों में नशे का असर था, उसका शरीर थक चुका था, लेकिन उस अजनबी लड़के की बाहों में खुद को सुरक्षित महसूस कर रही थी। लड़का धीरे से उसे अपनी बाहों में उठाता है और कमरे में लाता है। कमरे का दरवाजा खोला और उसे बेड तक पहुंचा दिया। संजना ने अपना सिर उसके कंधे पर रखा और हल्की सी मुस्कान के साथ उससे पूछा, तुम कौन हो? लड़का उसकी आंखों में देखता हुआ जवाब देता है, बेबी, आज से मैं तुम्हारा हूँ। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान फैली और उसने लड़के की गर्दन में अपने हाथ डाल दिए। हाँ, तुम हो, उसने धीमे से कहा। लड़का संजना के बालों से खेलते हुए उसकी नजरों में डूबा हुआ था। संजना भी इस पल को पूरी तरह से महसूस कर रही थी, जैसे वह दुनिया से बेखबर बस उस लड़के के करीब रहना चाहती थी। उसी पल लड़के का फोन बजने लगा। लड़का फोन को रिसीव करने के लिए उठता है। जहां एक तरफ वो लड़का जब फोन पर बात कर रहा था तो वहां संजना उसके पीछे आती है और पीछे से उसे बाहों में भर लेती है और फिर वो उस लड़के को कमर पर किस करने लगी। फोन पर किसी ने कुछ ऐसी बात कही कि जिसे सुन उस लड़के ने संजना को एक ही झटके में खुद से दूर धकेल दिया। संजना वही फर्श पर दूर जाकर गिरी। लड़के ने फोन कट कर वही टेबल पर रख दिया। संजना उठी और जैसे ही लड़के के गले लगी, लड़के ने गुस्से में दांत भींच कर संजना को खुद से दूर कर उसके कंधों से पकड़ कहा, आज हेट यू संजना कपूर। लेकिन संजना ने उसकी कमर को पकड़ा और पीछे से उसे कसकर अपनी बाहों में लपेट लिया। उसकी उंगलियां धीरे धीरे उसके शरीर पर महसूस होती हैं और वह उसे धीरे धीरे चूमने लगती है और बोली, फिर तुमने मुझे पुलिस से क्यों बचाया? लड़का उसे नफरत भरी नजरों से देखता है, जबकि संजना की आंखों में एक गहरी कनेक्शन की तलाश थी। उसके पास होने का एहसास उसे अलग ही दुनिया में ले जाता था। लड़के ने गुस्से में आते हुए दांतों से बेताबी दिखाते हुए उसे खुद से दूर किया और कहा, मुझे तुमसे नफरत है। लेकिन संजना का दिल मानो उसकी बातों को नहीं समझ पा रहा था। वह नशे की हालत में भी उस लड़के से और करीब जाना चाहती थी। उसकी छाव में वह सुरक्षा महसूस करती थी, लेकिन लड़के के लिए यह स्थिति बहुत जटिल और उलझी हुई थी। और फिर लड़का संजना को उठाकर बाथरूम में ले जाकर सीधे पानी से भरे बाथटब में गिरा देता है। बाथटब में ठंडा पानी था। वो ठंडा पानी जैसे ही संजना के ऊपर पड़ा, उसका आधा नशा उतर चुका था। उसने तभी लड़के को सामने खड़े देखा। वो लड़का संजना को उठाकर शावर के नीचे ले जाकर खड़ा कर देता है। संजना बूदबूदाते हुए बोली कि छोड़ो, लेकिन लड़का जब संजना को शावर के नीचे लेकर खड़ा हो गया तभी उसने शावर ऑन कर दिया। शावर का ठंडा पानी संजना और लड़के के ऊपर पड़ने लगा। दोनों के शरीर पर जैसे जैसे वो ठंडा पानी पड़ने लगा, वो एक दूसरे की ओर देखने लगे। इसी के साथ संजना को जब पूरी तरह से होश आया तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई, ये देख कि वो शावर में किसी अनजान लड़के के साथ भीग रही थी। उसके कदम जैसे ही लड़खड़ाए तो वैसे ही लड़के ने उसे अपनी बाहों में पड़ लिया। संजना कसमसाने लगी और बोली, लिव मी। जिसके बाद लड़के ने संजना को अपनी बाहों में और जोर से कसते हुए कहा, डार्लिंग, थोड़ी देर पहले तक तो मेरे करीब आने के लिए पागल हो रही थी, और अब ये क्या? तुम्हें क्या लगता है यहाँ मैं तुम्हें तुम्हारी मर्जी चलने के लिए लाया हूँ?
तो तुम बहुत गलत सोच रही हो। लड़का जबरदस्ती संजना को किस करने की कोशिश करने लगा। संजना अपने पूरे होश में थी, इसलिए वो लड़के को खुद से दूर धकेलने लगी थी, लेकिन उस लड़के की ताकत के आगे वो नाकाम थी। संजना हारने लगी थी। उसने कहा, प्लीज छोड़ दो, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। इतना सुन लड़के ने गुस्से से संजना का जबड़ा जोर से पकड़ कहा, नफरत है मुझे तुमसे, समझी? मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, कहीं का नहीं छोड़ूंगा। खून के आंसू रोने के लिए तैयार हो जाओ बेबी गर्ल। और फिर वो बाथरूम से बाहर चला गया। बाथरूम में ठंडे पानी की धाराएं अब भी गिर रही थी और संजना कांपती हुई वहीं बैठी थी। उसका मन उलझा हुआ था। कुछ ही पलों में उसकी जिंदगी का रुख बदल गया था। वो सोच भी नहीं सकती थी कि जिस लड़के ने उसे बचाया वही उसे कैदी बना लेगा। वो खुद को संभालती हुई उठी। भीगे कपड़े शरीर से चिपके हुए थे। जैसे ही वो बाहर निकली, हर्षवर्धन को दरवाजे पर खड़ा पाया। उसकी गहरी निगाहें संजना पर जमी थी। हटो मेरे रास्ते से, संजना गुस्से से बोली। हर्षवर्धन हल्की मुस्कान के साथ बोला, तुम अब से मेरी कैदी हो और कैदी भागते नहीं, समझी? संजना ने उसकी शर्ट का कॉलर पकड़ लिया। हाउ डेयर यू, तुम मुझे जबरदस्ती यहाँ नहीं रख सकते। हर्षवर्धन ने झटके से उसकी हथेलियों को अपनी गिरफ्त में ले लिया और धीरे धीरे उसकी पीठ के पीछे मोड़ दिया। संजना दर्द से करा उठी। ये तो सिर्फ शुरुआत है डार्लिंग, आगे देखो तुम्हारी जिंदगी कैसे बदलने वाली है। संजना की आंखों में आंसू आ गए। क्यों कर रहे हो ये सब? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हर्षवर्धन ने उसे छोड़ दिया और एक पल के लिए शांत होकर उसे देखने लगा। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो गुस्से से ज्यादा तकलीफ भरा लग रहा था। क्योंकि नफरत है मुझे तुमसे, हर्षवर्धन ने एक सख्त लहजे में कहा। संजना ने घूरकर उसकी ओर देखा। तुम्हारी नफरत में ये कैसा जुनून है? अगर नफरत करते हो तो दूर रहो, मुझे अपनी जिंदगी जीने दो। हर्षवर्धन ने एक गहरी सांस ली और उसके चेहरे के करीब आ गया। उसकी गर्म सांसें संजना के चेहरे से टकराने लगी। काश तुम समझ पाती कि नफरत और मोहब्बत के बीच सिर्फ एक बारीक लकीर होती है। संजना का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या बकवास कर रहे हो, मुझे जाने दो। हर्षवर्धन ने उसके चेहरे को अपनी मजबूत उंगलियों में कैद कर लिया और धीरे धीरे उसके करीब झुकने लगा। संजना ने अपनी सांसें रोक ली। डर रही हो? हर्षवर्धन ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? संजना ने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन हर्षवर्धन ने उसे अपनी बाहों में जकड़ लिया। तुम जितनी बार भागने की कोशिश करोगी, मैं तुम्हें उतनी ही बार अपने करीब खींच लूंगा, हर्षवर्धन ने फुसफुसाते हुए कहा। संजना की आंखों में गुस्सा और घबराहट दोनों थे। तुम मुझे जबरदस्ती अपने पास नहीं रख सकते, तो फिर मुझे रोक कर दिखाओ। हर्षवर्धन ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर दी। संजना ने उसकी आंखों में देखा। उनमें नफरत थी, लेकिन कहीं गहरे कहीं कुछ और भी था, कुछ ऐसा जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। तुम एक दिन पछताओगे हर्षवर्धन, उसने कांपती आवाज में कहा। हर्षवर्धन मुस्कुराया। देखते हैं संजना, लेकिन तब तक तुम मेरी कैद में हो। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। सिर्फ दो दिलों की तेज धड़कनें सुनाई दे रही थी, जो नफरत और मोहब्बत के बीच कहीं उलझ गई थी। दरअसल में वो लड़के के का नाम हर्षवर्धन था। इस वक्त उसकी आंखों में संजना के लिए एक ऐसी नफरत दिख रही थी जिसमें अगर वो खुद भी फना हो जाए तो उसे जरा फर्क नहीं पड़ेगा। संजना खुद के लिए हर्षवर्धन की आंखों में इतनी नफरत देख डरी हुई थी। अब उसे हर्षवर्धन से डर लग रहा था। संजना ने कहा डरते हुए, मैं तो तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, फिर क्यों तुम मुझे परेशान कर रहे हो? हर्षवर्धन ने कहा, तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब मैं देना जरूरी नहीं समझता हूँ। पर संजना ने कहा, बिल्कुल नहीं मिस्टर, तुम्हें मेरे सभी सवालों के जवाब देने होंगे। हर्षवर्धन ने संजना को छोड़ दिया और संजना को वही कमरे में बंद कर खुद हॉल में जाकर सोफे पर बैठ गया। अपने पैर उसने टेबल पर दिए। पास ही टीवी का रिमोट था।
उसने टीवी जोर से चला दिया। वही संजना कमरे के अंदर से दरवाजे पर अपने नाजुक हाथों से मार रही थी। रोते हुए संजना थककर वहीं बैठ गई। उसके कपड़े गिले थे, उसे ठंड लगने लगी थी। वही दूसरी तरफ संजना को तलाश रही उसकी तीनों दोस्त जब घर पहुंची ये सोच कि कहीं संजना घर तो नहीं आ गई। दरअसल में संजना दिल्ली में एक आलीशान बंगले में रहती थी। उसकी तीनों सहेली भी उसके साथ ही रहती थी। उस बंगले में बहुत सारे नौकर थे। नौकर में एक नौकरानी थी, सुषमा मासी नाम संजना उस पुकारती थी। सहेली घर पहुंच जब संजना का नाम लेकर उसे पुकारने लगी तो सुषमा मासी उनकी आवाज सुन हॉल में आती है। उन्हें लगा कि साथ संजना भी आई हो, लेकिन जब सहेलियों ने सुषमा मासी से कहा कि संजना घर लौटी क्या, सुषमा मासी हैरान थी क्योंकि संजना तो घर पर नहीं थी। वो उन लोगों से बोली कि अरे तुम ऐसा सवाल क्यों कर रही हो, संजना तो तुम्हारे ही साथ पास होने की खुशी में डिस्को गई थी ना। सहेलियों ने कहा हाँ, लेकिन वहां अचानक ही कहीं से पुलिस आ गई और सबको परेशान करने लगी। इसके बाद संजना की सहेलियों सुषमा मासी को डिस्को में हुई सारी घटना अच्छे से बताती है, जिस पर वो गुस्से से बोली ये पुलिस वाला ऐसे ही है, जहां गलत होता है वहां कभी नहीं जाती है, जहां नहीं होता है वहां जाकर लोगों को परेशान करती है। पता नहीं संजना इस वक्त कहाँ होगी। नाजुक सी मेरी बच्ची, लवली ने चिंता जताते हुए कहा। है भगवान प्लीज जल्दी से संजना की खबर दे दो, मुझे बहुत डर लग रहा है। कमरा अंधेरे में डूबा था। खिड़की से आती हल्की चांदनी बस इतनी थी कि चीजों के धुंधले साए दिख जाएं। हर्षवर्धन ने टीवी की आवाज और तेज कर दी थी, लेकिन उसकी आंखों के सामने सिर्फ एक ही चेहरा था, संजना का। वो बंद कमरे के अंदर रोते रोते चुप हो गई थी। लवली ने सिर हिलाया, हाँ। और वो तब से संजना को देखकर अजीब सा बिहेव करता था। सुषमा मासी का चेहरा गंभीर हो गया। अगर वो लड़का सच में संजना के पीछे है तो हमें जल्दी कुछ करना होगा। मजबूरी या मोहब्बत। कमरे में फिर से खामोशी थी। हर्षवर्धन ने गहरी सांस ली और कहा, देखो संजना, मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। बस ये मत सोचना कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगा। संजना ने तड़पकर कहा, आखिर क्यों? कौन सी दुश्मनी निकाल रहे हो मुझसे? हर्षवर्धन ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, क्योंकि संजना के माथे पर बल पड़े। क्या? मैं तुम्हें जानती तक नहीं। हर्षवर्धन ने कड़वी हंसी हंसी। शायद संजना की सांस अटक गई। तुम कहना क्या चाहते हो? हर्षवर्धन ने धीरे से उसके बालों को पीछे किया और उसके कान में फुसफुसाया कि ये कहानी यहीं खत्म नहीं होगी, बल्कि अब शुरू होगी। कमरे में सिर्फ धड़कनों की आवाज रह गई थी जो नफरत और मोहब्बत के बीच उलझी हुई थी। और फिर हर्षवर्धन अलमारी खोलकर उसमें से टॉवल निकालकर संजना के बालों को सुखाने लगा। संजना को ये अच्छा नहीं लगा। उसने हर्षवर्धन से टॉवल छीनने की कोशिश करने लगी। हर्षवर्धन भी अपनी और टॉवल को खींचने लगा। संजना कोशिश करती रही, जिसे देख हर्षवर्धन ने टॉवल छोड़ दिया। संजना ने बाल पोंछकर हर्षवर्धन से कहा, मुझे दूसरे कपड़े चाहिए। हर्षवर्धन ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अलमारी खोलकर खुद ले लो। संजना अलमारी खोलते हुए बोली कि मुझे तुम्हारे कपड़े नहीं पहनने, समझे? मैं लड़की हूँ, मुझे लड़कियों वाले कपड़े चाहिए। और तभी जब संजना ने अलमारी खोल अंदर देखा तो उसके होश उड़ गए। वो आंखें बड़ी कर बोली, ये सब क्या है? यहाँ लड़कियों के इतने कपड़े, यहाँ तुम्हारे अलावा कोई लड़की भी रहती है? हर्षवर्धन ने अपनी बाहों को फोल्ड कर कहा, ये तुम्हारे हैं, तुम्हारे लिए है। हर्षवर्धन हल्की मुस्कान के साथ संजना की ओर देखता रहा। उसकी आंखों में शरारत और अधिकार का मिलाजुला भाव था। संजना ने गुस्से से एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम पहले से ही सब प्लान करके बैठे थे, है ना? मुझे अगवा करने का, यहाँ रखने का, और यहाँ तक कि मेरे कपड़ों का भी इंतजाम कर रखा था। घटिया इंसान हो तुम। हर्षवर्धन ने एक गहरी सांस ली, फिर धीमे कदमों से उसकी तरफ बढ़ा। मैं घटिया हूँ? वह फुसफुसाया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तो फिर तुम्हें अब तक यहाँ मेरे साथ होना भी नहीं चाहिए था, है ना? संजना ने पीछे हटने की कोशिश की,
लेकिन हर्षवर्धन ने अलमारी के दरवाजे पर हाथ रख दिया, रास्ता बंद कर दिया। जानता हूं तुम्हें गुस्सा आ रहा है, लेकिन इस सच से मुंह मत मोड़ो कि कहीं न कहीं तुम्हें भी मेरे करीब आने से कोई ऐतराज नहीं है, उसने धीमे से कहा। संजना का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को संभालते हुए कहा, बकवास बंद करो, मुझे जाने दो। हर्षवर्धन ने एक हल्की मुस्कान के साथ कहा, जाने तो मैं कब का दे देता, लेकिन उसकी नजदीकी से संजना की सांसें भारी होने लगीं। उसने खुद को मजबूत बनाए रखा और झटके से हर्षवर्धन को पीछे धकेलते हुए बोली, तुम्हारी इस बकवास में नहीं फंसने वाली, में नहीं ही। हर्षवर्धन ने मुस्कुराते हुए कहा, देखते हैं कब तक खुद को मुझसे दूर रख पाती हो। मन में संजना सोचने लगी, आखिर ये इंसान मुझसे चाहता क्या है? नफरत है तो ये बार बार मेरे करीब आने की कोशिश क्यों करता है? हर्षवर्धन कमरे से चला गया और फिर संजना अलमारी से कुछ कंफर्टेबल कपड़े लेकर बाथरूम में चेंज करने चली गई। वही हर्षवर्धन हॉल में टीवी देख रहा था। संजना जब कपड़े बदलकर हॉल में पहुंची तो हर्षवर्धन उसे एक नजर देखने लगा। मन ही मन बोला, ये इस सिंपल कपड़ों में भी इतनी खूबसूरत लग रही है। संजना ने देखा कि हर्षवर्धन उसे ही देख रहा था, जिसके बाद वो बदबूदाते हुए बोली, ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है? कहीं मैंने कपड़े उल्टे तो नहीं पहन लिए? संजना ने मासूम सा चेहरा बनाकर कहा, देखो मुझे घूरना बंद करो। जिसके बाद हर्षवर्धन ने कहा, तो क्या चूमना शुरू कर दूं? संजना घबराकर हर्षवर्धन से 2 कदम दूर होकर खड़ी हो गई। मन ही मन ये सोच, इस आदमी का कुछ पता नहीं, कहीं सच में चूमना शुरू कर दे। संजना का चेहरा एकदम लाल पड़ गया, मानो किसी ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया हो। उसने घबराकर इधर-उधर देखा, लेकिन बचने का कोई रास्ता नहीं था। तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? उसने गुस्से में आंखें तरेरी। हर्षवर्धन ने हल्की मुस्कान के साथ टीवी की तरफ देखा और फिर दोबारा उसकी तरफ झुका। अरे, तुम ही तो कह रही थी कि घूरना बंद करूं, तो मैंने बस ऑप्शन दिया। संजना ने तकिया उठाकर उसकी तरफ फेंक दिया। बकवास बंद करो और ठीक से बैठो। हर्षवर्धन ने तकिया पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, ठीक से तो मैं तब बैठूंगा जब तुम मेरे पास आकर बैठोगी, हरगिज नहीं। संजना तुरंत पीछे हट गई। हर्षवर्धन ने उसकी ओर देखते हुए धीरे से कहा, डर रही हो? मैं क्यों डरूंगी? उसने खुद को संभालते हुए कहा, तो फिर आ जाओ पास। हर्षवर्धन ने मजाकिया लहजे में कहा, हद है, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। संजना पलटने ही वाली थी कि हर्षवर्धन ने उसकी कलाई पकड़ ली। जाओ, पर इतना सोच लो, अगर चली गई तो पूरी रात यही सोचती रहोगी कि मैं सच में चूमता या बस डराने के लिए कहा था। संजना की धड़कनें तेज हो गई। उसने धीरे से अपनी कलाई छुड़ाई और हर्षवर्धन को गुस्से से देखते हुए बोली, तुम पागल हो? हर्षवर्धन ने हंसते हुए कहा, और तुम बेहद प्यारी। संजना तेजी से कमरे में चली गई, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ चुकी थी, जिसे छिपाना मुश्किल था। कमरे में पहुंची संजना को भूख लग रही थी। वो इस वक्त यही सोच रही थी कि वो हर्षवर्धन से इस बारे में किस तरह बात करे, क्योंकि वो किसी बात का सीधे जवाब नहीं देता है। कुछ देर भूख कंट्रोल करने के बाद जब उससे कंट्रोल नहीं हुआ तो वो वापस हॉल में पहुंची। हर्षवर्धन की नजर संजना पर गई और वो बोला, क्या बार बार आत्मा जैसे भटक रही हो? संजना ने आंखों में आंसू भर कहा, भूख लगी है, डांस करके सारा खाना हजम हो गया है। हर्षवर्धन ने कहा कि किचन में फ्रिज है और फ्रिज में खाना है, जाकर खा लो। संजना ने कहा, हाँ, लेकिन किचन कहाँ है? हर्षवर्धन उठते हुए बोला, आओ, मैं तुम्हें किचन का रास्ता दिखाता हूँ, लेकिन एक शर्त है। संजना ने संदेह भरी नजरों से उसे देखा, अब क्या तुम्हें मेरे हाथ से खाना पड़ेगा? हर्षवर्धन ने शरारती अंदाज में कहा, हरगिज नहीं। संजना ने तुरंत मना कर दिया, तो फिर खुद ढूंढ लो किचन। हर्षवर्धन ने हाथ पीछे बांध लिए और दीवार से टिककर खड़ा हो गया। संजना ने झुंझलाते हुए इधर-उधर देखा और फिर हार मानते हुए कहा, ठीक है, लेकिन सिर्फ एक बाइट। हर्षवर्धन ने मुस्कुराते हुए उसका हाथ पकड़ लिया और धीरे धीरे किचन की ओर बढ़ा। किचन में पहुंचकर उसने फ्रिज से सैंडविच निकाला और प्लेट में रखकर कहा, लो, बैठो यहाँ।
मैं तुम्हें खिलाता हूँ, संजना ने हल्की नाराजगी जताई। मैं बच्ची नहीं हूँ, हाँ, लेकिन अभी तो तुम खुद कह रही थी कि भूख से रोने वाली हो। हर्षवर्धन ने उसकी नकल उतारी। संजना ने गुस्से से उसकी तरफ देखा, लेकिन जैसे ही हर्षवर्धन ने सैंडविच का एक टुकड़ा उसके होठों के पास लाया, वह झिझकते हुए चुपचाप खा गई। हर्षवर्धन उसे प्यार से देख रहा था और संजना ने नजरें चुराते हुए कहा, अब खुश? हर्षवर्धन मुस्कुराया। बहुता संजना ने अनजाने में मुस्कुरा दिया और हल्की आवाज में बोली, बैंक यू, ओहो, यह तो रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। हर्षवर्धन ने मजाक किया। संजना ने तुरंत सैंडविच से भरी प्लेट उसकी तरफ बढ़ाई। अब तुम खाओ और चुप रहो। हर्षवर्धन ने हंसते हुए एक टुकड़ा उठाया, लेकिन उसकी नजर संजना के चेहरे पर थी, जहां हल्की मुस्कान थी, जो शायद वह खुद भी छिपाना नहीं चाहती थी। और फिर संजना खाना खाकर सोने चली गई। लेकिन हर्षवर्धन वापस हॉल में जाकर बैठ गया। उसे संजना के साथ बिताए पलों की वजह से आज सदियों बाद अच्छा महसूस हो रहा था, वरना तो उस हादसे ने उसे जैसे बेजान ही कर दिया था। उसे ना तो कुछ महसूस होता, ना ही अच्छा लगता था। अचानक ही हर्षवर्धन सोचते सोचते वही सो गया। तभी हर्षवर्धन को सपने में एक लड़की दिखाई थी। वो लड़की हंस रही थी। हर्षवर्धन भी उसे बातों प्यार कर रहा था। तभी लड़की को एक गोली लगी, जिसे देख हर्षवर्धन चिढ़ते हुए हर्षवर्धन सपने से जाग गया। हर्षवर्धन अचानक जोर से चिल्लाते हुए जाग गया। उसका पूरा शरीर पसीने से भीग चुका था, सांसें तेज हो गई थी। उसने घबराकर इधर-उधर देखा, लेकिन वहां बस सन्नाटा था। हॉल की हल्की रोशनी में उसने घड़ी पर नजर डाली। रात के 3 बज रहे थे। उसका दिल अब भी तेज धड़क रहा था। वो सपना, वो लड़की, उसकी हंसी, उसकी बातें, और फिर अचानक वो गोली। हर्षवर्धन ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा, जैसे खुद को यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा हो कि यह बस एक सपना था। लेकिन सपना था या कोई याद? उसका दिमाग उलझ गया। उसने अपना सिर पकड़ लिया। क्या हो रहा है मेरे साथ? वो खुद से बड़बड़ाया। उसका दिल बेचैन था। उस लड़की की हंसी अब भी उसके कानों में गूंज रही थी। और फिर वो चीख, वो गोली। वो अचानक उठकर पानी लेने किचन की तरफ बढ़ा, लेकिन उसके हाथ कांप रहे थे। जैसे ही उसने पानी का गिलास उठाया, वो उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गया और टुकड़ों में बिखर गया। उसने गहरी सांस ली और खुद को संभालने की कोशिश की। इस वक्त हर्षवर्धन बहुत बेचैनी महसूस कर रहा था। वो खुद से ही बड़बड़ाते हुए बोला, तूने मेरा प्यार छीना है, मैं तेरी दुनिया बर्बाद कर दूंगा। आज तेरी बेटी मेरे कब्जे में है, देखता हूँ तू इसे छुड़ाने कैसे नहीं आएगा। तेरी बेटी को इतना दर्द दूंगा कि तेरी रूह कांप उठेगी। किसी अपने का दर्द अपने दर्द से कही जाता होता है। हॉल की अधूरी रोशनी में हर्षवर्धन की परछाई दीवारों पर भयानक शक्लें बना रही थी। उसकी आंखों में नफरत की आग जल रही थी, मुट्ठियां भिंची हुई थी और सांसें तेज हो चली थी। वो बुदबुदाते हुए आगे पीछे टहलने लगा। अब तू रोएगा, चीखेगा, गिड़गिड़ाएगा। उसकी आवाज में जहर घुला हुआ था। तेरी बेटी, हाँ, तेरा नाज, तेरा अभिमान, अब वो मेरी कैद में है। देखता हूँ तुझे कैसा लगता है जब कोई तेरा सब कुछ छीन ले। उसने एक गहरी सांस ली और सिर झटका। पर मैं इसे जल्दी खत्म नहीं करूंगा। नहीं, नहीं, मैं इसे धीरे धीरे दर्द दूंगा। पहले इसके डर को बढ़ाऊंगा, इसकी आंखों में वो खौफ भरूंगा जिससे इसकी रूह कांप उठे। फिर देखूंगा कैसे तेरा गुरूर टूटता है। उसके चेहरे पर एक शैतानी हंसी उभर आई। तेरी बेटी को मैं इतनी तकलीफ दूंगा कि जब तू इसे देखेगा तो तेरा दिल खुद ही तुझे जीने नहीं देगा। शायद तू खुद अपने हाथों से अपनी जिंदगी खत्म कर ले। और तब मैं चैन से बैठूंगा और तुझे तड़पते हुए देखूंगा। वो ठहाका लगाकर हंस पड़ा। उसकी गूंज पूरी घर में फैल गई। हॉल की खिड़कियां धीमी हवा से सरसराने लगी, मानो डर के मारे कांप रही हों।
उसकी आंखों में नफरत और बदले की आग और तेज हो गई थी। तभी हर्षवर्धन को देर रात किसी का फोन आया, उसे सजन। वो संजना कज पास कमरे में गया। संजना को एक पल को उसके दिल की आग शांत सी हो गई। हर्षवर्धन कमरे में धीमे कदमों से दाखिल हुआ। हल्की चांदनी खिड़की से छनकर संजना के चेहरे पर पड़ रही थी। वो मासूमियत भरी नींद में थी। उसकी पलकों की कोरों पर ठहरी शांति हर्षवर्धन के अंदर अजीब सी हलचल पैदा कर रही थी। वो उसके करीब आकर खड़ा हो गया। बदले की आग, नफरत की लपटें, सब कुछ जैसे उस एक पल में ठहर गया। उसकी नजरें संजना के चेहरे की मासूमियत पर अटक गईं। वो दुश्मन की बेटी थी, लेकिन इस वक्त वो बस एक नाजुक एहसास की तरह लग रही थी, जिसे छूने पर भी टूट जाने का डर हो। हर्षवर्धन ने अनजाने में अपना हाथ बढ़ाया और संजना की एक लट को उसके चेहरे से हटाया। उसकी उंगलियों का हल्का स्पर्श पाकर संजना ने करवट ली और उसके स्पर्श को महसूस कर हल्की सी मुस्कान बिखेर दी। हर्षवर्धन की सांसें गहरी हो गई। ये मैं क्या कर रहा हूँ? उसने खुद से सवाल किया, लेकिन दिल ने कोई जवाब नहीं दिया। बदले की आग में जलता हुआ हर्षवर्धन पहली बार किसी और एहसास में घिर गया था, एक ऐसा एहसास जिससे बचना नामुमकिन था। वो संजना के करीब झुका, उसके चेहरे को और गौर से देखने लगा। उसकी धड़कनें तेज हो गई। एक पल को उसने सब कुछ भुला दिया, नफरत, दुश्मनी, बदला। इस पल में बस वही थी और उसकी धड़कनों का बेबस संगीत। संजना की गुमशुदगी और बढ़ती चिंता। रात भर जागने के बाद भी सुबह होते ही सुषमा मासी की आंखों में कोई राहत नहीं थी। वह संजना के इंतजार में बेचैन बैठी थी। कमरे में घुप सन्नाटा था, लेकिन चिंता की लहरें हर एक चेहरे पर साफ दिख रही थी। संजना की तीनों सहेलियां लवली, मिताली और अवनी भी उसी चिंता में डूबी हुई थी। अगर साहब को पता चला कि संजना अभी तक घर नहीं आई, तो वह पता नहीं क्या करेंगे। सुषमा मासी की आवाज कांप उठी। उनके माथे पर चिंता की लकीरें और गहरी हो गईं। संजना के पिता का गुस्सैल स्वभाव किसी से छिपा नहीं था। घर में उनकी बात ही कानून थी, और अगर उन्हें पता चला कि उनकी बेटी रात भर गायब रही, तो न जाने क्या होगा। लवली ने धीरे से कहा, आज हमारे कॉलेज का पहला दिन है। संजना तो इस दिन के लिए कितनी एक्साइटेड थी, और देखो, अब पता नहीं वो कहाँ है। उसकी आवाज में गहरी उदासी थी। मिताली, जो सबसे ज्यादा व्याकुल दिख रही थी, तड़प कर बोली, मासी, हम आपको इस हालत में अकेला छोड़कर कॉलेज नहीं जा सकते। हमें संजना को ढूंढना होगा। अवनी भी सहमति में सिर हिलाते हुए बोली, हाँ, और सबसे बड़ी परेशानी यह है कि अगर उसके पिताजी का फोन आ गया, तो हम उन्हें क्या जवाब देंगे, हम क्या कहेंगे। सुषमा मासी ने घबराकर कहा, वो आदमी तो सुनते ही आगबूला हो जाएगा। संजना के पिताजी को जब गुस्सा आता था, तो घर में तूफान सा आ जाता था। उनका चेहरा लाल हो जाता, आंखें जलने लगती, और जिस पर भी उनका गुस्सा बरसता, उसकी हालत खराब हो जाती। सुषमा मासी के दिमाग में उनके कठोर शब्द गूंजने लगे, मेरी बेटी की हर बात मेरी मर्जी से चलेगी। अगर किसी ने उसे बिगाड़ने की कोशिश की, तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। लवली के चेहरे पर चिंता और डर के मिश्रित भाव उभर आए। अगर उन्हें संजना के गायब होने का पता चला, तो वो सबसे पहले हम पर ही चिल्लाएंगे। कहेंगे कि हम ही उसकी गैर जिम्मेदार सहेलियां हैं, जो उसे संभाल नहीं पाईं। हाँ, और फिर मासी को भी बुरी तरह डांट पड़ेगी, मिताली ने धीरे से कहा। सिर्फ डांट ही नहीं, पता नहीं वो क्या कर बैठे। अवनी की आंखों में भय था। सुषमा मासी ने अपनी कांपती आवाज में कहा, हमें हर हाल में संजना को ढूंढना होगा, इससे पहले कि साहब को कुछ पता चले। मिताली ने फोन उठाया और तुरंत संजना के नंबर पर कॉल करने लगी। पर दूसरी तरफ से सिर्फ एक ठंडी आवाज आई, आपका कॉल रिसीव नहीं किया जा रहा। फोन बंद है, मिताली ने हताश होकर कहा। अवनी की आंखें भर आईं। भगवान करे
वो सुरक्षित हो, कहीं कुछ गलत ना हो गया हो। सुषमा मासी की आंखों में आंसू आ गए। मेरी बच्ची, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। कमरे का माहौल और भी भारी हो गया था। चिंता, डर और असमंजस ने सबको जकड़ लिया था। घड़ी की सुइयां आगे बढ़ रही थी, लेकिन किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अब हम क्या करें? लवली ने हताशा से पूछा। हमें पुलिस के पास जाना चाहिए, अवनी ने सुझाव दिया। नहीं, सुषमा मासी ने घबराकर कहा, अगर साहब को पता चला कि हमने पुलिस बुलाई, तो हालात और भी खराब हो जाएंगे। पहले हमें खुद ही उसे ढूंढने की कोशिश करनी होगी। इतने में दरवाजे की घंटी बजी। सबके दिल एक साथ जोर से। सपने और हकीकत की उलझन। सुषमा मासी ने जैसे ही दरवाजा खोला, उनका दिल जोर से धड़क उठा। सामने जो शख्स खड़ा था, उसे देखते ही उनके चेहरे का रंग उड़ गया। कुछ पलों तक तो वो बस टकटकी लगाए देखती रह गई, मानो यकीन न कर पा रही हूं कि ये सच में हो रहा है। उन्होंने ध्यान से देखा तो पाया कि यह कोई और था। किसी अजनबी की शक्ल संजना के डैड से काफी मिलती जुलती थी, लेकिन वो नहीं थे। सुषमा मासी की घबराहट थोड़ी कम हुई, लेकिन दिमाग में सवाल घूमने लगे, आखिर यह इंसान कौन है और यहाँ क्या कर रहा है? पर उससे पहले कि वह कुछ पूछ पाती, उस शख्स ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, माफ कीजिए, शायद मैंने गलत दरवाजा खटखटा दिया। इतना कहकर वह पलटकर जाने लगा। सुषमा मासी अभी भी चौंक गई थी, लेकिन उन्होंने खुद को संभाला और दरवाजा बंद कर लिया। उनकी नजरें अब भी दरवाजे पर टिकी थी, मानो सोच रही हूं कि यह आदमी कौन था और क्यों आया था। दूसरी तरफ वेयरहाउस के एक कमरे में हल्की धूप छनकर अंदर आ रही थी। सूरज की किरणें पर्दों के बीच से गुजरकर कमरे में सुनहरी रोशनी फैला रही थी। एक हल्की ठंडी हवा खिड़की के खुले पल्ले से अंदर आ रही थी, जिससे कमरे में एक सुकून भरी ताजगी महसूस हो रही थी। संजना की आंखें धीरे धीरे खुली। उसने लंबी अंगड़ाई ली और बिस्तर पर बैठ गई। उसकी आंखें अब भी नींद से भरी थी, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह धीरे से बड़बड़ाई, वाओ यार, कल रात क्या सपना था, रोमांटिक और डरावना, दोनों ही। वह थोड़ी देर तक अपने हाथों से चेहरे को सहलाती रही, मानो सपने की गहराई में खोई हो। फिर अपनी उंगलियों को आपस में फंसाकर आगे खींचते हुए बोली, जो भी था, सपने वाला बंदा बड़ा ही हैंडसम था। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा कोई नहीं देखा। संजना की आंखों में एक चमक थी। उसे अभी भी लग रहा था कि वह बस एक खूबसूरत सपना था, लेकिन उसके भीतर कहीं न कहीं एक अजीब सी बेचैनी भी थी, जैसे सपना इतना असली क्यों लग रहा था। वह खुद से बातें करने लगी, यार, वो आंखें, वो गहरी काली आंखें, जैसे उनमें कोई राज छुपा हो। और उसकी आवाज इतनी गहरी और रहस्यमय कि सुनते ही दिल धड़कने लगे। वो जिस तरह से मेरी तरफ देख रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे मैं कोई पुरानी पहेली हूँ, जिसे वह सुलझाने की कोशिश कर रहा है। वह हल्का सा हंसी और तकिए पर गिर पड़ी। कुछ देर छत की ओर देखते हुए बोली, काश ये सपना सच होता। लेकिन नहीं, ऐसे सपने सिर्फ फिल्मों में होते हैं। असल जिंदगी में थोड़ी न कोई ऐसा परफेक्ट होता है। संजना कुछ देर तक लेटी रही, लेकिन फिर अचानक उसे कल की घटनाएं याद आने लगी। वेयरहाउस, रहस्यमय माहौल, अजीब सी हलचल, और फिर वह आदमी। उसका मन अजीब सी उलझन में फंस गया। अगर वह सपना था, तो इतना असली क्यों लग रहा था? और अगर असलियत थी, तो वह यहाँ वेयरहाउस में कैसे पहुंची? उसने सिर झटका और खुद को समझाया, नहीं, नहीं, यह सब सिर्फ एक सपना था। हाँ, बिल्कुल। और वैसे भी, इतनी परफेक्ट चीजें असल जिंदगी में थोड़ी न होती हैं।
लेकिन उसके दिल की धड़कन अब भी तेज थी। उसे एहसास हो रहा था कि यह सपना नहीं, कोई सच्चाई थी, एक ऐसी सच्चाई जिससे वह बच नहीं सकती थी। और फिर संजना ने अपने चारों ओर ध्यान से देखा, तब उसे रियलाइज हुआ कि वो कल की रात कोई सपना नहीं, हकीकत थी, एक कड़वी डरवानी हकीकत। संजना, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। ओ गॉड, ये सब सच नहीं हो सकता है। वो हर्षवर्धन सच में नहीं हो सकता है। कितना बुरा है, मैं यहाँ नहीं रह सकती। यथार्थ संजना एकदम से हड़बड़ाहट में बिस्तर से नीचे उतरी, दबे पांव हॉल में पहुंची, देखा कि हर्षवर्धन तो वहाँ नहीं है। माहौल खाली देख वो बोली, ये आदमी कहाँ गया? आवाज लगाते हुए। हेलो। संजना की कई बार आवाज लगाई, लेकिन उसे मालूम हुआ कि हर्षवर्धन शायद वहाँ नहीं था। ये देख संजना बड़ी खुश हुई और वो तुरंत ही सामने के खुले दरवाजे से बाहर निकली। देख कि सामने तो एक भयानक जंगल था, उसे डर लग रहा था। सोच रही थी कि कहीं कोई जंगली जानवर मिल गया तो, लेकिन उसने हिम्मत करी और जंगल में चल पड़ी। भयानक जंगल में रोमांटिक और डरावना सीन। संजना की सांसें तेज चल रही थी, दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने हिम्मत करके जंगल में कदम रखा था, लेकिन जैसे ही सामने एक बड़ा डरावना शेर आया, उसकी सारी हिम्मत टूट गई। शेर की आंखें चमक रही थी, उसकी गुर्राहट से संजना का शरीर कांप उठा। वह दौड़ने लगी, पर अंधेरे में एक जड़ से टकराकर गिर पड़ी। शेर उसकी ओर झपटा। संजना ने चीखने के लिए मुंह खोला, लेकिन आवाज गले में ही अटक गई। तभी अचानक हवा में एक चीख गूंज उठी, संजना! हर्षवर्धन बिजली की तरह आया और शेर के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखों में बेखौफ गुस्सा था। शेर कुछ पल हर्षवर्धन को घूरता रहा, फिर गुर्राते हुए अंधेरे में गायब हो गया। संजना कांपती हुई वहीं पड़ी थी। हर्षवर्धन ने झुककर उसे अपने मजबूत बाजुओं में उठा लिया। तुम पागल हो क्या? यहाँ क्या कर रही थी? उसकी आवाज में गुस्सा और चिंता दोनों थे। संजना ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन डर के मारे बोल नहीं पाई। उसने बस अपने कांपते हाथ हर्षवर्धन की शर्ट को कसकर पकड़ लिया और उसके सीने से लग गई। अब सब ठीक है, हर्षवर्धन ने धीरे से कहा, उसकी पीठ सहलाते हुए। वह उसे लेकर वेयरहाउस में पहुंचा और हॉल के सोफे पर बैठाया। संजना के घुटने छिल गए थे, उसके हाथ कांप रहे थे। हर्षवर्धन ने फर्स्ट एड बॉक्स उठाया और धीरे धीरे मरहम लगाने लगा। जब उसकी उंगलियां संजना की त्वचा को छूतीं, तो उसकी धड़कन और तेज हो जाती। वह दर्द भूलकर बस हर्षवर्धन को देख रही थी। उसकी आंखों में अब भी डर था, लेकिन कहीं ना कहीं एक सुकून भी था कि वह अब सुरक्षित थी, उसके साथ थी। हर्षवर्धन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, डर तो बहुत रही थी, पर जंगल में जाने की हिम्मत कहाँ से आई? संजना ने धीमे से कहा, मुझे लगा कि तुम कहीं चले गए। तो मैं? हर्षवर्धन उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, मैं कभी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। उसकी गहरी परवाह भरी आवाज सुनकर संजना की आंखें नम हो गईं। वह फिर से उसके गले से लग गई, और इस बार हर्षवर्धन ने भी उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया। बाहर जंगल की ठंडी हवा थी, लेकिन अंदर उनके बीच की गर्माहट ने सब कुछ भुला दिया। संजना के अंदर कुछ तो ऐसा था कि जिसे हर्षवर्धन दर्द देने लाया था, अब उसकी फ्रिक कर रहा था। वही हर्षवर्धन की हरकत से जहां संजना नाराज थी, लेकिन फिर भी उसकी ओर एक अट्रैक्शन महसूस कर रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोकर किन्हीं और ख्याल में चले गई। वहीं दूसरी तरफ संजना के घर में जब उसके डैड का फोन आया तो सुषमा मासी ने संजना के गायब होने की खबर दी। संजना के डैड तुरंत ही एक डिटेक्टिव हायर किया और सीधे उसे इंडिया दिल्ली भेज दिया, और अब वो ही संजना को ढूंढने में लग चुका था। वहीं वैसे हाउस में
हर्षवर्धन संजना एक दूसरे में खोए चुके थे, एक नई दुनिया में जा चुके थे, एक नई कहानी के साथ सपना देखने लगे। खुली आंखों से संजना ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी पलकों पर कुछ बूंदें ठहर गई थी, जो बारिश की थी या उसके मन की उलझनों की, वो खुद नहीं जानती थी। हर्षवर्धन ने धीरे धीरे उसे अपनी बाहों में समेट लिया। संजना ने कोई विरोध नहीं किया, बस अपनी उंगलियां उसकी शर्ट में भींच ली। उसके गर्म सांसों की तपिश हर्षवर्धन के गीले सीने से मिल रही थी। हवाएं अब भी तेज थी, मगर दोनों के बीच एक सुकून भरी खामोशी थी। मैंने बहुत इंतजार किया है इस पल का, संजना, हर्षवर्धन ने फुसफुसाया। संजना ने अपनी आंखें खोलीं और हर्षवर्धन के चेहरे पर अपनी उंगलियां फेरने लगी। कभी सोचा नहीं था कि तुम्हारी बाहों में आकर मुझे सुकून मिलेगा, हर्षवर्धन मुस्कुराया। क्योंकि अब मैं वही हर्षवर्धन नहीं हूँ जो तुमसे दूर भागता था। अब मैं तुम्हें थामना चाहता हूँ, जिंदगी भर के लिए। बारिश अब धीमी हो गई थी, मगर हवाएं अब भी चल रही थी। हर्षवर्धन ने धीरे धीरे अपने होंठ संजना के माथे से नीचे लाए, उसकी गीली पलकों पर एक हल्का सा चुंबन दिया, फिर उसके गालों को छूते हुए उसके कांपते होठों के करीब आ गया। संजना की धड़कन तेज हो गई। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और खुद को हर्षवर्धन के करीब महसूस किया। और फिर वो पल आ गया जब उनकी सांसें एक दूसरे में घुलने लगीं, जब हर्षवर्धन ने हल्के से उसके होठों को अपने होठों में समेट लिया। संजना ने खुद को उसके प्यार में डूबने दिया। हर्षवर्धन की उंगलियां उसकी कमर के चारों ओर कसती चली गईं और संजना ने अपनी बाहें उसकी गर्दन में डाल दी। यह पहली बार था जब दोनों ने खुद को एक दूसरे के सामने पूरी तरह खोल दिया था। झील के पानी में चांद की रोशनी झिलमिला रही थी और उसके किनारे पर खड़े दो दिल अपनी तकलीफों से परे एक नई मोहब्बत में खुद को डूबो रहे थे। यह बारिश सिर्फ मौसम की नहीं थी, यह वो बारिश थी जिसने उनके रिश्ते के पुराने दर्द को धो दिया और एक नए खूबसूरत एहसास को जन्म दिया। अब उनकी मोहब्बत की यह बारिश कभी नहीं थमेगी। जैसे ही हर्षवर्धन के फोन की घंटी बजी, दोनों अपनी कल्पनाओं की दुनिया से बाहर आ गए। उन्हें एहसास हुआ कि वे क्या क्या सोचने लगे थे। माहौल में अचानक एक अजीब सी गंभीरता आ गई। वहीं दूसरी तरफ उसी समय संजना के बगल में खड़ा शख्स, जो अब तक चुपचाप सब देख रहा था, ध्यान खींचने लगा। वह लंबा, गठीला और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसकी आंखों में गहरी समझदारी झलक रही थी। उसकी प्रभावशाली पर्सनैलिटी देखकर संजना की तीनों सहेलियां एकदम चौकन्नी हो गईं और झटके से सोफे से उठ खड़ी हुईं। लवली, जो उसकी पर्सनैलिटी से सबसे ज्यादा प्रभावित दिख रही थी, कुछ संकोच और हैरानी के साथ बोली, ये कौन है? उस व्यक्ति ने हल्की मुस्कान के साथ अपना परिचय दिया। हाय, मैं डिटेक्टिव विशाल। मुझे यहाँ संजना के डैड ने भेजा है। मैं यहीं रहकर संजना का पता लगाऊंगा। यह सुनकर सुषमा मासी थोड़ा परेशान हो गईं। उन्होंने संदेह भरी नजरों से विशाल को देखा और सवाल किया, अगर संजना के डैड को चिंता थी, तो वे खुद क्यों नहीं आए? विशाल ने पूरे आत्मविश्वास के साथ उनकी तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, क्योंकि अब मैं यहाँ हूँ, और जब मैं हूँ, तो किसी और की जरूरत नहीं है। कमरे में सन्नाटा छा गया। विशाल की बातों में इतना यकीन था कि कोई भी कुछ कह नहीं पाया। अब सबकी नजरें बस उसी पर टिकी थी। लवली विशाल को ही देख रही थी, मन ही मन उसका नाम लेकर आहें भर रही थी, सोच रही थी कि विशाल कितना हैंडसम है। रहस्यमयी गुमशुदगी। विशाल ने ध्यान से स्क्रीन पर नजरें गड़ा दी। फुटेज में क्लब का नजारा साफ दिख रहा था, लोग नाच रहे थे, म्यूजिक तेज था और अचानक पुलिस क्लब में दाखिल हुई। तभी कैमरे की एक फुटेज में संजना दिखाई दी।
जिसे एक नकाब वाला आदमी अपने साथ ले जा रहा था। विशाल ने स्क्रीन पर उंगली रखते हुए कहा, यही है। यही आदमी संजना को लेकर गया। उस शख्स ने अपना चेहरा ढका हुआ था और तभी उस आदमी ने उसका हाथ पकड़ा और जल्दी से एक ओर ले गया। विशाल ने मैनेजर से पूछा, क्या यह आदमी क्लब का कोई कर्मचारी है? मैनेजर ने सिर हिलाया, नहीं, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। विशाल का शक अब यकीन में बदल चुका था। यह एक सोची समझी साजिश थी। वह फुटेज को बार बार देख रहा था ताकि कोई और सुराग मिले। तभी उसने गौर किया कि उस शख्स ने क्लब के पिछले गेट से बाहर निकलने का रास्ता लिया था। अगला कदम विशाल अब इस रहस्य के और करीब पहुंच चुका था। वह जानता था कि अगला कदम उस शख्स का पता लगाना था। उसने मैनेजर से कहा, मुझे इस डिस्को के पिछले गेट के बाहर लगे कैमरों की फुटेज भी चाहिए। मैनेजर ने सहमति में सिर हिलाया और फुटेज निकालने लगा। विशाल जानता था कि अब वह इस गुत्थी को जल्द ही सुलझा लेगा। कौन था वह रहस्यमयी आदमी? क्यों उसने संजना को उठाया? और क्या यह किसी बड़ी साजिश का हिस्सा था? इन सभी सवालों के जवाब उसे जल्द ही मिल सकते थे। विशाल पूरी तरह से केस में लग चुका था। उसे देख ऐसा लग रहा था कि वो इस केस को मिनटों में सुलझा लेगा। वेयर हाउस की रहस्यमयी रात। वेयर हाउस के एक कमरे में संजना गहरी नींद में सो रही थी। माहौल में सन्नाटा था, केवल हल्की हल्की हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक उसकी नींद टूट गई। उसने महसूस किया कि उसके पैर में तेज दर्द हो रहा था। दर्द की अनुभूति होते ही उसकी आंखों के सामने एक छवि उभर आई, हर्षवर्धन की छवि। उसे याद आया कि कैसे हर्षवर्धन ने खुद अपने हाथों से उसके पैर में दवा लगाई थी। संजना के मन में सवालों का सैलाब उमड़ पड़ा। आखिर हर्षवर्धन इतना कठोर होने के बावजूद भी इतना कोमल कैसे हो सकता है? उसने उसे किडनैप क्यों किया? वह ऐसा कौन सा बदला लेना चाहता है जिसकी वजह से उसने मुझे अपनी कैद में रखा है? कमरे में हल्की रोशनी फैली हुई थी। संजना ने चारों तरफ देखा, लेकिन वहां केवल सन्नाटा था। वह बिस्तर पर बैठी सोच रही थी कि कैसे इस रहस्यमय इंसान के बारे में और जान सके। हर्षवर्धन जितना सख्त दिखता था, उतना ही रहस्यमयी भी था। एक पुराना दर्द। उसी वक्त वेयर हाउस के दूसरे कमरे में हर्षवर्धन खड़ा था। उसके सामने दीवार पर एक तस्वीर लगी थी। तस्वीर में एक लड़की मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में जीवन की चमक थी। हर्षवर्धन की आंखें दर्द से भर आईं। उसकी नजरें उस तस्वीर को ऐसे देख रही थी जैसे वो उसे छूकर उसके पास वापस ले आएगा। यह लड़की कोई और नहीं बल्कि निशा थी, वो लड़की जिसे उसने अपने सपनों में मरते हुए देखा था। हर्षवर्धन के दिल में यादों का तूफान उठने लगा। उसकी नजरों के सामने अतीत के दृश्य घूमने लगे। वो पल जब निशा की हंसी उसकी दुनिया थी, वो दिन जब उसकी दुनिया उजड़ गई थी। उसने गहरी सांस ली। उसकी आंखें अब नफरत से भर चुकी थी। उसने धीरे से कहा, निशा, भले ही तुम आज इस दुनिया में नहीं हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि तुम यहीं कहीं हो। तुम्हारी मौत का जिम्मेदार मैं जानता हूँ। जिस आदमी की वजह से तुम मुझसे दूर चली गई, आज उसकी बेटी मेरी कैद में है। मैं उसे ऐसी सजा दूंगा कि वह आदमी मौत की भीख मांगेगा, लेकिन उसे मरने की इजाजत भी मेरी मर्जी से मिलेगी। हर्षवर्धन का चेहरा कठोर हो गया। उसकी आंखों में बदले की ज्वाला भड़क रही थी। वह जानता था कि उसकी लड़ाई आसान नहीं होगी, लेकिन अब उसके पास उस आदमी की सबसे कीमती चीज थी, उसकी बेटी संजना। संजना के सवाल और हर्षवर्धन का जुनून। संजना अभी भी अपने कमरे में बैठी सोच रही थी। उसने महसूस किया कि हर्षवर्धन का व्यवहार उसके साथ अजीब था। कभी वह उसे जोर से धमकाता, कभी उसका दर्द समझकर उसकी मदद करता। वह जितना क्रूर था,
उतना ही रहस्यमय भी था। संजना ने सोचा, क्या हर्षवर्धन का मेरे परिवार से कोई पुराना रिश्ता है? उसने मुझे ही क्यों किडनैप किया? उधर हर्षवर्धन के दिमाग में केवल एक ही बात चल रही थी। अब तक तो संजना के पिता को उसकी किडनैपिंग की खबर मिल चुकी होगी। देखते हैं वह अपनी बेटी को बचाने के लिए कितनी दूर तक जाएगा। रात गहरी होती जा रही थी, लेकिन इस वेयर हाउस में एक तूफान उठने वाला था। एक ऐसा तूफान जो कई राज खोलेगा और कई जिंदगियों को तबाह करेगा। संजना किसी तरह अपने बिस्तर से उठ ही रही थी कि वो तभी गिरने ही वाली थी कि तभी उसे हर्षवर्धन ने आकर गिरने से बचा लिया। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। दुश्मनी और प्यार की मिली जूते एहसास दोनों को हर बार घर लेते थे। मासूसी संजना, जिसे दोस्त और परिवार संजू कहते थे, आज तक कोई लड़का इस तरह उसके करीब नहीं आया था। संजना अपने ही किडनैप को देख बार बार उसमें खो सी जाती थी। वेयर हाउस की रहस्यमय रात, संजना का दिल तेजी से धड़क रहा था। हर्षवर्धन ने उसे गिरने से बचा लिया था, लेकिन उसके मजबूत हाथों की पकड़ ने उसके भीतर अजीब सी हलचल मचा दी। उसने पहली बार इतने करीब से हर्षवर्धन की आंखों में झांका। वे आंखें जितनी कठोर लग रही थी, उतनी ही गहरी भी थी, जैसे कोई छिपा हुआ दर्द उन्हें काला और रहस्यमयी बना रहा हो। संजना की सांसें भारी हो गईं। हर्षवर्धन की पकड़ अभी भी उसकी कमर पर थी। उसकी नजदीकियों ने उसके अंदर हलचल मचा दी थी, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी। मुझे छोड़ो, उसने धीमी लेकिन कांपती हुई आवाज में कहा। हर्षवर्धन ने एक पल के लिए उसकी आंखों में देखा, फिर अचानक उसे छोड़ दिया। संजना खुद को संभालते हुए थोड़ा पीछे हटी, लेकिन उसकी नजरों में अब तक हर्षवर्धन का चेहरा बसा हुआ था। हर्षवर्धन का अजीब एहसास। हर्षवर्धन भी खुद को विचलित महसूस कर रहा था। वह तो संजना को सिर्फ एक मोहरा मानता था, बदले की एक गूंगी गवाह, जिससे वह अपने दुश्मन को दर्द दे सके। फिर क्यों उसे ऐसा लगा कि वह कुछ पलों के लिए उस नफरत को भूल गया था? ये बेवकूफी है, उसने खुद से कहा। वह खुद को संभालते हुए तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ा, लेकिन तभी संजना की आवाज ने उसे रोक लिया। तुम कौन हो? हर्षवर्धन ठिठक गया। उसकी मुट्ठियां कस गईं। उसने बिना मुड़े ही कहा, तुम्हारे लिए सिर्फ एक दुश्मन और कुछ नहीं, लेकिन तुमने अभी मुझे गिरने से बचाया। कोई दुश्मन ऐसा करता है? हर्षवर्धन पलटा और उसकी ओर कदम बढ़ाने लगा। संजना की धड़कनें फिर तेज हो गई। उसने देखा कि हर्षवर्धन के चेहरे पर क्रोध था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और था, कुछ जिसे वह समझ नहीं पा रही थी। तुम्हें क्या लगता है संजना, कि मैं तुमसे प्यार करने लगूंगा? हर्षवर्धन ने ठंडी आवाज में कहा। संजना को उसकी बात सुनकर झटका लगा। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला, लेकिन कोई शब्द नहीं निकला। हर्षवर्धन उसके और करीब आ गया। ये जो भी हो रहा है, इसे कोई नाम मत देना। मैं सिर्फ अपने बदले के लिए यहाँ हूँ। तुम सिर्फ एक मोहरा हो, और मोहरे कभी दिल से नहीं खेले जाते। संजना का विरोध और हर्षवर्धन की उलझन। संजना ने अपनी हिम्मत जुटाई और कहा, अगर मैं सिर्फ एक मोहरा हूँ, तो फिर जब भी मैं तकलीफ में होती हूँ, तुम क्यों आकर मुझे बचा लेते हो? हर्षवर्धन कुछ पल के लिए चुप रहा। उसकी उंगलियां मुट्ठियों में बदल गईं। तुम ये सब जानने के लिए जिंदा नहीं बचोगी संजना, उसने सख्त लहजे में कहा और तेजी से कमरे से बाहर निकल गया। संजना वहीं खड़ी रह गई। उसके भीतर अजीब सी बेचैनी थी। हर्षवर्धन जितना खुद को उससे दूर रखना चाहता था, उतना ही उसके करीब आता जा रहा था। हर्षवर्धन की यादें और उसकी जंग। हर्षवर्धन अपने कमरे में पहुंचते ही जोर से दीवार पर मुक्का मारा। उसकी सांसें तेज हो गई थी। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। मैं क्या कर रहा हूँ, उसने खुद से कहा। वह फिर से दीवार पर टंगी तस्वीर की ओर मुड़ा। निशा की हंसती हुई तस्वीर उसे देख रही थी। मैं अपने मिशन से नहीं भटक सकता, लेकिन संजना की बड़ी बड़ी मासूम आंखें उसके दिमाग में घूमने लगी।
उसकी नजदीकियां उसे बेचैन कर रही थी। नहीं, ये सिर्फ एक खेल है। एक ऐसा खेल जिसमें सन्नाटे में प्यार एक और हलचल नफरत की रात कोई गहरी जगह हो नहीं चुकी थी। वेयर हाउस में एक अजीब सा सन्नाटा था, लेकिन इस सन्नाटे के पीछे कई हलचलें थी। संजना अपने बिस्तर पर लेटी थी, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह अब तक के हर लम्हे को याद कर रही थी। क्या मैं हर्षवर्धन के लिए कुछ महसूस करने लगी हूँ? उसने खुद को समझाने की कोशिश की कि यह सिर्फ उसके डर और कैद का असर है। लेकिन दिल इतनी आसानी से मानने को तैयार नहीं था। उधर हर्षवर्धन अपने कमरे में बेचैन था। वह अपने दिल की इस जंग को रोकना चाहता था। लेकिन शायद जंग तो अब शुरू हुई थी, एक ऐसी जंग जिसमें दिल और बदले की आग आमने सामने थे। रात और गहरी हो गई, लेकिन इस वेयर हाउस में सिर्फ अंधेरा नहीं था। कहीं ना कहीं एक हल्की सी रोशनी भी थी जो दो दिलों के बीच पनप रहे एक नए एहसास की थी। कॉलेज का पहला दिन, गर्मी की हल्की धूप और ठंडी हवा के बीच कॉलेज का माहौल हलचल से भरा हुआ था। कैंपस के गेट से लेकर हर ओर नए स्टूडेंट्स की भीड़ दिखाई दे रही थी। कुछ चेहरे उत्साह से चमक रहे थे, तो कुछ घबराए हुए इधर उधर देख रहे थे। संजना की तीनों सहेलियां अलवली, अवनी और मिताली धीमे कदमों से कॉलेज के गेट के अंदर दाखिल हुईं। उनके चेहरे पर डर और उत्सुकता दोनों साफ झलक रहे थे। यह उनकी जिंदगी का नया अध्याय था, लेकिन उनके मन में संजना की कमी खल रही थी। अगर वह होती तो पूरे आत्मविश्वास के साथ कैंपस में एंट्री करती और उन्हें भी हिम्मत देती। लेकिन आज वे अकेली थी और डर भी रग-रग में समाया हुआ था। पता नहीं यहाँ रैगिंग होती होगी या नहीं, लवली ने धीमी आवाज में कहा। हाँ, मैंने सुना है कि कुछ सीनियर बहुत परेशान करते हैं, मिताली ने सहमते हुए जवाब दिया। अगर कोई हमें रोककर कुछ करने को कहेगा तो? मैं तो बहुत डर रही हूँ, अवनी ने घबराते हुए कहा। वे तीनों कॉलेज के लॉन से होते हुए आगे बढ़ रही थी। तभी उनकी नजर एक ग्रुप पर पड़ी। करीब 7-8 लड़के और कुछ लड़कियां एक कोने में नए स्टूडेंट्स को घेरकर खड़े थे। उनके चेहरे पर अजीब सी शरारत थी और वे नए आए छात्रों को तरह तरह की अजीब हरकतें करने के लिए मजबूर कर रहे थे। ओहो, नए बच्चे आए हैं, एक लड़के ने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा। उनके ग्रुप का लीडर अजय था। अजय कॉलेज का सबसे बदमाश लड़का था। वह हमेशा नियमों को तोड़ता और अपने दोस्तों के साथ मिलकर नए स्टूडेंट्स की रैगिंग करता। कॉलेज में उसकी एक अलग ही धाक थी। कोई उससे पंगा लेने की हिम्मत नहीं करता था। अजय ने एक लड़के को आगे बुलाया। तू, हाँ तू, आ इधर। वह नया लड़का सहम गया, लेकिन डरते डरते आगे आया। चल, सबके सामने आई लव यू बोलकर इस दीवार को प्रपोज कर, अजय ने जोर से हंसते हुए कहा। लड़के ने कांपते हुए दीवार की तरफ देखा और फिर पीछे मुड़कर वहां खड़े दूसरे नए स्टूडेंट्स की तरफ, जो उतने ही डरे हुए थे। लेकिन वह कुछ कह पाता इससे पहले ही अजय के दोस्तों ने उसे पकड़कर दीवार के सामने खड़ा कर दिया। बोलना या फिर, अजय ने धमकी भरे लहजे में कहा। लड़के ने किसी तरह से कांपते हुए कहा, आई लव यू। अजय और उसके दोस्तों की हंसी पूरे कैंपस में गूंज उठी। तीनों सहेलियां यह सब देखकर सहम गईं। अब क्या करें? मिताली ने चिंतित होकर कहा। हम चुपचाप चलते हैं, हमें उनसे दूर रहना चाहिए, लवली ने कहा। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वे आगे बढ़ी, अजय की नजर उन पर पड़ गई। अरे वाह, नए चेहरे और लड़कियां भी। अजय की आंखों में शरारत चमकी। उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा और सिर हिलाया। ओ मैडम, जरा इधर आइए, अजय ने जोर से आवाज लगाई। तीनों की धड़कनें तेज हो गई।
उन्होंने तेजी से कदम बढ़ाए, लेकिन अजय और उसके दोस्तों ने उनके रास्ते में आकर खड़ा हो गए। इतना जल्दी कहाँ जा रही हो? कॉलेज में नए आए हो, हमारा इंट्रोडक्शन तो बनता है ना? अजय ने मुस्कुराते हुए कहा। हमें देर हो रही है, अवनी ने हिम्मत जुटाकर कहा। अरे अरे, इतनी जल्दी क्या है? पहले एक छोटा सा टास्क पूरा करो, फिर जाने देंगे, अजय के एक दोस्त ने कहा। हमें कोई टास्क नहीं करना, लवली ने घबराकर कहा। ओह, बहुत तेज हो रही हो। लेकिन यहाँ हमारी चलती है, समझी? अजय ने आंखें घुमाकर कहा। मिताली ने गहरी सांस ली और बोली, देखो, हम परेशान नहीं होना चाहते। प्लीज, हमें जाने दो। अजय हंस पड़ा। अरे डरो मत, बस एक छोटा सा काम करना है। तुम तीनों को यहाँ खड़े होकर एक दूसरे को गले लगाकर आई लव यू बोलना होगा। यह सुनते ही तीनों सहेलियों के चेहरे पर डर और गुस्से का मिश्रण दिखा। वे असहाय महसूस कर रही थी। संजना होती तो जरूर कुछ करती, लेकिन यहाँ वे अकेली थी। नहीं, हम यह सब नहीं करेंगे, लवली ने दृढ़ता से कहा। अजय ने भौहें चढ़ाई। ओह, यहाँ तो कोई बहुत बहादुर निकली। तभी वहाँ कुछ और स्टूडेंट्स आ गए। उनमें से कुछ को यह सब देखकर गुस्सा आ रहा था, लेकिन अजय का डर इतना था कि कोई भी खुलकर विरोध करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक कॉलेज के गार्ड वहां आ गए। किसी ने प्रिंसिपल को शिकायत कर दी थी कि कैंपस में रैगिंग हो रही है। गार्ड्स को देख अजय और उसके दोस्तों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। यहाँ क्या हो रहा है? गार्ड ने सख्त लहजे में पूछा। कुछ नहीं सर, हम तो बस बात कर रहे थे, अजय ने लापरवाही से कहा। हमें इनकी शिकायत मिली है, तुम सब हमारे साथ चलो, गार्ड ने कड़े शब्दों में कहा। अजय ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन ज्यादा कुछ कह नहीं पाया। गार्ड्स ने उसे और उसके दोस्तों को पकड़ लिया। अवनी, मिताली और लवली ने राहत की सांस ली। वे जानती थी कि अगर गार्ड्स नहीं आते तो वे बहुत मुश्किल में फंस सकती थी। चलो, क्लास के लिए चलते हैं, मिताली ने कहा। हाँ, और अगली बार अगर कोई हमें परेशान करने की कोशिश करे तो हम मिलकर उसका सामना करेंगे, लवली ने आत्मविश्वास से कहा। तीनों सहेलियां अब पहले से ज्यादा मजबूत महसूस कर रही थी। कॉलेज के पहले दिन की यह घटना उन्हें जिंदगी भर याद रहने वाली थी। डिटेक्टिव विशाल की तहकीकात। रात का अंधेरा गहराने लगा था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़क पर सिर्फ स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी गिर रही थी, जो माहौल को और भी रहस्यमयी बना रही थी। डिटेक्टिव विशाल अपनी कार। रात का अंधेरा गहराने लगा था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। सड़क पर सिर्फ स्ट्रीट लाइट की पीली रोशनी गिर रही थी, जो माहौल को और भी रहस्यमयी बना रही थी। डिटेक्टिव विशाल अपनी कार से उतरा और सामने खड़ी काले रंग की कार को गौर से देखने लगा। यह वही कार थी जिसमें संजना को किडनैप किया गया था। विशाल की आंखों में सतर्कता झलकने लगी। उसने धीरे से कहा, ओह, तो यह वही कार है। जब कार यहाँ है तो संजना भी यहीं कहीं होगी। विशाल ने चारों ओर नजर दौड़ाई। यह जगह शहर के बाहरी इलाके में थी, जहां गिनेचने घर थे। सामने अंकित का घर था, जिसके दरवाजे पर बड़ा सा ताला लटका था। विशाल ने ताले को ध्यान से देखा। नया था, जिसका मतलब था कि अभी अभी लगाया गया होगा। उसने सोचा, अगर किडनैपर घर में नहीं है तो ताला क्यों लगाया गया? क्या कोई अंदर मौजूद है? घर के चारों ओर घूमते हुए उसे एक खुली खिड़की दिखी। खिड़की काफी ऊंची थी, लेकिन विशाल ने बिना वक्त गंवाए पास रखी एक टूटी कुर्सी का सहारा लिया और किसी तरह खिड़की से अंदर दाखिल हो गया। अंदर घुप्पा अंधेरा था, लेकिन उसकी जेब में रखी छोटी टॉर्च ने अंधेरे को चीरते हुए माहौल को साफ कर दिया।
विशाल ने इधर उधर नजर दौड़ाई। कमरा एकदम साफ सुथरा था, कहीं भी धूल का नामो निशान नहीं था। मतलब कोई यहाँ रहता है, और अभी कुछ देर पहले ही सफाई हुई है, विशाल ने बुदबुदाया। उसे हवा में फिनाइल की तेज गंध महसूस हुई। इसका मतलब था कि यहाँ अभी अभी सफाई की गई थी, जिससे सबूत मिटाने की कोशिश की गई हो सकती थी। विशाल ने धीमे कदमों से पूरे कमरे का मुआयना करना शुरू किया। उसने देखा कि टेबल पर 2 कॉफी मग रखे थे, एक खाली और एक में थोड़ी कॉफी बची हुई थी। यानी यहाँ कुछ ही देर पहले कोई था, उसने सोचा। अचानक उसकी नजर जमीन पर पड़ी हल्की खरोंचों पर गई। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ भारी चीज को घसीटा गया हो। विशाल झुका और ध्यान से देखने लगा। खरोंचें फर्श से होते हुए एक बड़े अलमारी तक जा रही थी। उसने धीरे से अलमारी का दरवाजा खोला, लेकिन अंदर सिर्फ कपड़े थे। लेकिन विशाल को कुछ गड़बड़ लगी। उसने अलमारी के पीछे की दीवार को थपथपाया। हल्की आवाज आई, जो दर्शा रही थी कि दीवार ठोस नहीं थी। विशाल ने दीवार को ध्यान से देखा और फिर एक छोटे से दरवाजे का निशान पाया। यानी इस अलमारी के पीछे एक गुप्त कमरा है। विशाल के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने अपनी जेब से छोटी चाकू निकाली और दरवाजे के किनारे पर सावधानी से फंसाकर हल्का सा धक्का दिया। दरवाजा धीरे धीरे चरमराता हुआ खुलने लगा। अंदर घना अंधेरा था, जिससे कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। वह धीरे धीरे भीतर दाखिल हुआ, हर कदम फूंक फूंक कर रख रहा था ताकि कोई आवाज न हो। कमरे के अंदर पहुंचते ही उसने चारों ओर नजर घुमाई, लेकिन वहां कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। चारों ओर सिर्फ खामोशी थी, जैसे वह घर लंबे समय से खाली पड़ा हो। अचानक घर के मुख्य दरवाजे के खुलने की आवाज सुनाई दी। उसकी धड़कन तेज हो गई। घबराकर वह तुरंत एक कोने में छिप गया, जहां से वह आसानी से बाहर झांक सकता था। दरवाजे से एक लड़का अंदर आया, जिसकी उम्र करीब 21 साल रही होगी। वह कोई और नहीं, बल्कि उसी घर का मालिक अंकित था। अंकित ने अंदर कदम रखते ही महसूस किया कि कुछ अजीब है। उसे जमीन पर ताजा मिट्टी दिखी, जो शायद किसी के जूतों से आई थी। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने धीमे मगर दृढ़ स्वर में कहा, लगता है घर में कोई है, लेकिन कौन? कहीं कोई चोर तो नहीं? वह सतर्क होकर चारों ओर देखने लगा। हर कोने पर उसकी नजरें दौड़ रही थी। विशाल, जो कोने में छिपा हुआ था, बिना हिलडुले सांस से रोके बैठा रहा। लेकिन क्या अंकित उसे पकड़ पाएगा, या विशाल समय रहते बच निकलने में सफल होगा? अंकित के कमरे में जाने के बाद विशाल को मौका मिल गया था। उसने बिना समय गंवाए घर से बाहर कदम रखा और अपनी कार की ओर बढ़ा। गली में हल्का अंधेरा था, सड़कें सुनसान थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। उसकी कार कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। विशाल ने जल्दी से कार का दरवाजा खोला, सीट पर बैठा और इंजन स्टार्ट कर दिया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। संजना के लापता होने का मामला उसके दिमाग में लगातार घूम रहा था। कमरे के अंदर पहुंचते ही उसने चारों ओर नजर घुमाई, लेकिन वहां कुछ भी असामान्य नहीं दिखा। चारों ओर सिर्फ खामोशी थी, जैसे वह घर लंबे समय से खाली पड़ा हो। अचानक घर के मुख्य दरवाजे के खुलने की आवाज सुनाई दी। उसकी धड़कन तेज हो गई। घबराकर वह तुरंत एक कोने में छिप गया, जहां से वह आसानी से बाहर झांक सकता था। दरवाजे से एक लड़का अंदर आया, जिसकी उम्र करीब 21 साल रही होगी। वह कोई और नहीं, बल्कि उसी घर का मालिक अंकित था। अंकित ने अंदर कदम रखते ही महसूस किया कि कुछ अजीब है। उसे जमीन पर ताजा मिट्टी दिखी, जो शायद किसी के जूतों से आई थी। उसकी भौहें सिकुड़ गईं।
उसने धीमे मगर दृढ़ स्वर में कहा, लगता है घर में कोई है, लेकिन कौन? कहीं कोई चोर तो नहीं? वह सतर्क होकर चारों ओर देखने लगा। हर कोने पर उसकी नजरें दौड़ रही थी। विशाल, जो कोने में छिपा हुआ था, बिना हिलडले सांस से रोके बैठा रहा। लेकिन क्या अंकित उसे पकड़ पाएगा, या विशाल समय रहते बच निकलने में सफल होगा? अंकित के कमरे में जाने के बाद विशाल को मौका मिल गया था। उसने बिना समय गंवाए घर से बाहर कदम रखा और अपनी कार की ओर बढ़ा। गली में हल्का अंधेरा था, सड़कें सुनसान थी और चारों तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। उसकी कार कुछ ही दूरी पर खड़ी थी। विशाल ने जल्दी से कार का दरवाजा खोला, सीट पर बैठा और इंजन स्टार्ट कर दिया। उसकी सांसें तेज चल रही थी। संजना के लापता होने का मामला उसके दिमाग में लगातार घूम रहा था। जैसे जैसे उसने कार आगे बढ़ाई, उसके दिमाग में सवालों का सैलाब उमड़ने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार संजना कहाँ है। उसने देखा था कि जिस कार में संजना को किडनैप किया गया था, वो अंकित के घर के बाहर गली के आखिर में मिली थी, लेकिन संजना वहां नहीं थी। ये बात उसके लिए बहुत अजीब थी। अगर किसी को किडनैप किया जाता है, तो या तो किडनैपर उसे लेकर भाग जाते हैं, या फिर अगर कुछ गलत हो जाए, तो कोई सुराग पीछे छूट जाता है। लेकिन यहाँ कुछ भी नहीं मिला था। ये बहुत ही पेचीदा मामला बनता जा रहा था। विशाल ने अपनी कार को एक वीरान रास्ते पर मोड़ लिया। वहां दूर दूर तक कोई नहीं था। उसने कार को धीमा किया और सड़क किनारे रोक दिया। फिर वह स्टीयरिंग पर हाथ रखकर सोचने लगा। हवा ठंडी थी और वातावरण में एक अजीब सा सन्नाटा था। विशाल के दिमाग में कई विचार घूम रहे थे। क्या हो सकता है? विशाल को अंकित पर हमेशा से शक था। अंकित का व्यवहार हमेशा संदिग्ध लगता था, जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। लेकिन अगर अंकित ही किडनैपर था, तो उसने संजना को क्यों और कहां छुपाया? और अगर उसने उसे मार दिया था, तो इतनी जल्दी लाश कहां ठिकाने लगाई होगी? विशाल को यकीन था कि संजना को किडनैप करने वाली कार वही थी, लेकिन फिर वहां संजना का कोई सुराग क्यों नहीं मिला? कम से कम कुछ तो होना चाहिए था, कोई निशान, कोई सबूत, कुछ भी। लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, जो इस केस को और उलझा रहा था। विशाल के मन में एक और संभावना आई। हो सकता है कि संजना को किडनैप तो उसी कार में किया गया हो, लेकिन उसे कहीं और ले जाया गया हो। शायद किडनैपर पहले से ही इस बात के लिए तैयार थे कि अगर पुलिस या कोई और उनकी गाड़ी तक पहुंच भी जाए, तो उन्हें कोई सुराग न मिले। अगर ऐसा था, तो ये किसी साधारण अपराधी का काम नहीं था। ये पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। इसका मतलब था कि संजना को कहीं छुपाकर रखा गया था, और ये जगह कहीं भी हो सकती थी, किसी पुराने घर में, किसी गुप्त ठिकाने पर, या फिर किसी सुनसान जगह पर। विशाल ने अपने फोन से अंकित की कॉल डिटेल निकालने की कोशिश की। अगर अंकित इसमें शामिल था, तो हो सकता है कि उसने किडनैपिंग के वक्त किसी से बात की हो, लेकिन उसके नंबर से कुछ खास हाथ नहीं लगा। विशाल के पास ज्यादा समय नहीं था। उसे जल्द ही कुछ करना था। अगर उसने जल्दबाजी नहीं दिखाई, तो हो सकता है कि संजना को हमेशा के लिए खो दे। उसे पता था कि अगर किडनैपर ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करने वाले थे, उसने तय किया कि वह सबसे पहले उस जगह पर फिर से जाएगा, जहां किडनैपिंग हुई थी। शायद वहां कुछ ऐसा मिले जो पहली नजर में छूट गया हो। इसके अलावा उसे अंकित की गतिविधियों पर भी नजर रखनी थी। अंकित पर शक करना सही था या नहीं, ये जल्द ही साफ होने वाला था। जब विशाल अपनी सोच में डूबा था, तभी अचानक उसने झाड़ियों के पीछे से एक हल्की सी आवाज सुनी। उसने तुरंत अपना ध्यान वहां लगाया। क्या कोई उसकी कार के पास आया था?
या फिर ये उसका वहम था? उसने धीरे से कार का दरवाजा खोला और बाहर निकला। उसने चारों तरफ नजरें दौड़ाई, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। फिर उसने अपनी टॉर्च निकाली और झाड़ियों की तरफ रोशनी डाली। कुछ पल के लिए वहां कुछ नहीं दिखा, लेकिन फिर उसने देखा कि जमीन पर कुछ पड़ा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा और झुककर देखा। लेकिन ये क्या, ये तो कुछ ऐसे ही था। उसके दिमाग में अब एक ही बात चल रही थी, मैं तुम्हें ढूंढ कर रहूंगा, संजना। संजना और हर्षवर्धन एक बड़े, आलीशान लेकिन सुनसान से वेयर हाउस के डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। संजना की थाली में गरम गरम दाल, चावल और कुछ सब्जियां परोसी गई थी, लेकिन उसे देखकर ही उसका मुंह बिगड़ गया। उसने चम्मच से दाल को हिलाते हुए नाक सिकोड़ ली और फिर बड़े ही नाटकीय अंदाज में कहा, भला ये कैसा बेकार सा खाना है। उफ़, मुझे तो पास्ता, बर्गर, पिज्जा जैसी चीजें पसंद है। ये उबली हुई सब्जियां और दाल चावल कैसे कोई खा सकता है? हर्षवर्धन, जो अब तक चुपचाप अपने खाने में व्यस्त था, संजना की बात सुनकर हल्का सा मुस्कुराया और अपनी नजरें उठाकर उसे देखने लगा। उसकी आंखों में एक अजीब सी शरारत थी। उसने अपनी कुर्सी से थोड़ा झुकते हुए कहा, तुम्हें देखकर तो ऐसा नहीं लगता कि तुम बर्गर और पिज्जा की इतनी शौकीन हो। तुम तो इतनी पतली दुबली हो। संजना ने झट से जवाब दिया, हाँ, दरअसल मेरी सुषमा मासी कहती है कि मुझे कुछ लगता ही नहीं। मैं कितना भी खा लूं, मेरा वजन कभी बढ़ता ही नहीं। सच बताऊं तो मासी को मेरी चिंता रहती है, लेकिन मैं तो खुश हूं अपने ऐसे ही रहने से। हर्षवर्धन ने उसकी बातें सुनी और धीरे से सिर हिलाते हुए गहरी सांस ली। फिर अपने सख्त लहजे में कहा, बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें अपने वजन की चिंता नहीं है, लेकिन फिलहाल तुम्हें यहाँ यही खाना पड़ेगा। मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारे नखरे उठाने के लिए नहीं लाया हूँ, समझी? तुम मेरी कैदी हो, और ये बात हमेशा याद रखना। संजना की आंखें चौड़ी हो गईं। उसने अपनी जगह पर थोड़ा असहज होकर कहा, कैदी? ओह, फिर से वही डायलॉग। तुम्हें हर वक्त ऐसे क्यों बोलना होता है, जैसे कोई फिल्मी विलेन हो? हर्षवर्धन ने हल्की सी हंसी दबाई, लेकिन फिर अपने गंभीर चेहरे के साथ कहा, और हाँ, अगली बार गलती से भी यहाँ से भागने की कोशिश मत करना, क्योंकि यहाँ चारों तरफ घना जंगल है, और उस जंगल में भयंकर जंगली जानवर हैं, जो सिर्फ मुझे पहचानते हैं। उन्हें मेरी आदत है, लेकिन अगर उन्होंने तुम्हें देख लिया तो। उसने बात अधूरी छोड़ दी और अपनी आंखों से संजना को घूरा। संजना ने घबराकर इधर-उधर देखा और फिर धीरे से बोली, सच में? हर्षवर्धन ने मजाकिया अंदाज में कहा, बड़ी आंखों वाले उल्लू, डरावनी आवाज निकालने वाले भेड़िए, और सबसे खतरनाक, भूखे बाघ। तुमने देखा भी था, भूल गई। संजना की आंखें और भी बड़ी हो गईं। उसने तुरंत अपनी प्लेट की तरफ देखा और धीरे से एक कौर मुंह में डाल लिया। हर्षवर्धन ने यह देखकर अपनी मुस्कान दबाने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखें चमक रही थी। थोड़ी देर बाद संजना ने धीमे स्वर में कहा, खाना इतना भी बुरा नहीं है जितना मैंने सोचा था, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं यहाँ हमेशा रहूंगी। हर्षवर्धन ने जवाब दिया, अच्छा, तो तुम भागोगी? संजना ने शरारती अंदाज में कहा, पता नहीं, हो सकता है। बड़ी हर्षवर्धन ने उसकी इस मासूम सी धमकी पर हल्का सा सिर हिलाया और कहा, देखते हैं, मेरी कैदी आखिर कब तक अपनी कैद में रहने के लिए तैयार होती है। संजना ने नाक चिढ़ाते हुए अपनी प्लेट से एक और कौर उठाया और मन ही मन सोचा, कैद या कुछ और? रात का खाना और अनकही बातें। रात काफी हो चुकी थी। घड़ी की सुइयां 12 के करीब पहुंच चुकी थी। घर में सन्नाटा था, लेकिन जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई, सुषमा मासी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया।
उन्होंने तेजी से दरवाजा खोला और सामने खड़ी लवली, अवनी और मिताली को देखते ही तमतमा उठीं। इतनी देर से कहाँ थी तुम तीनों? सुबह गई थी कॉलेज और अब लौट रही हो? मासी की आवाज में चिंता और गुस्से का मिश्रण था। तीनों सहेलियों ने थके हुए चेहरे से एक दूसरे की तरफ देखा। वे जानती थी कि मासी नाराज होंगी, लेकिन वे इतनी भूखी और थकी हुई थी कि पहले कुछ खा लेना चाहती थी। मिताली ने हाथ जोड़कर कहा, मासी, हमें बहुत भूख लगी है। पहले खाना खा लें, फिर सब कुछ विस्तार से बता देंगे। मासी ने गहरी सांस ली। वह जानती थी कि गुस्से में भी रहना जरूरी था, लेकिन लड़कियों की हालत देखकर उन्हें मासी की आंखों में चिंता झलकने लगी। फिर क्या उसने तुम्हें भी कुछ करने को कहा? लवली ने गुस्से से कहा, जी हाँ। पहले तो हम चुपचाप रहकर बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फिर उसने हमें भी रोक लिया और कहा कि हम एक दूसरे को गले लगाकर आई लव यू बोलें। मासी का चेहरा लाल पड़ गया। क्या बकवास! फिर क्या हुआ? अवनी ने तुरंत जवाब दिया, हमने मना कर दिया, मासी। लेकिन वो मानने को तैयार ही नहीं था। वो हमें डराने की कोशिश कर रहा था। मिताली ने आगे कहा, हम तो सोच रहे थे कि अब तो फंस गए। लेकिन तभी किसी ने गार्ड को बुला लिया। गार्ड्स को देखकर उन बदमाशों की हालत खराब हो गई। मासी ने राहत की सांस ली। अच्छा हुआ कोई तो समझदार निकला, लवली ने हंसकर कहा। हाँ, और फिर गाइस ने उन लड़कों को पकड़ लिया और प्रिंसिपल के ऑफिस ले गए। बहुत अच्छा हुआ। मासी के चेहरे पर थोड़ी शांति आई। अवनी ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, लेकिन मासी, हम एक बात से बहुत डर रहे हैं। मासी ने ध्यान से उनकी ओर देखा। क्या? मिताली ने धीरे से कहा, अजय और उसके दोस्त तो आज पकड़े गए, लेकिन हमें डर है कि कल वो हमें बदला लेने के लिए और ज्यादा परेशान करेंगे। मासी ने गहरी सोच में सिर हिलाया। ये बात तो सही है, लेकिन तुम लोग डरना मत। अगर कुछ भी होता है तो सीधे प्रिंसिपल से शिकायत करना, और जरूरत पड़े तो मैं भी कॉलेज आ सकती हूँ। तीनों सहेलियां मुस्कुराईं। मासी के साथ होने से उन्हें थोड़ी हिम्मत मिली। लेकिन मासी, कॉलेज का पहला दिन सिर्फ डरावना नहीं था, कुछ अच्छा भी हुआ। लवली ने उत्साहित होकर कहा।